हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में CBR और CR मेथड देखे थे। ये दोनों ही मेथड एम्पेरिकल मेथड्स थे। आज हम लोग सेमी एम्पेरिकल मेथड पढ़ेंगे जो कि बेस्ड है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर पे। अगर मैं पेवमेंट को बहुत सारी लेयर्स का ना बना हो के केवल 2 लेयर से बना हो वो मानो, इसमें एक लेयर हो मेरी सॉइल सबग्रेड और दूसरी लेयर को मैं बोल दूं पेवमेंट। एक लेयर को मैंने बोला सॉइल सबग्रेड और दूसरी लेयर को मैंने बोला पेवमेंट। तो अगर मैं पूरे पेवमेंट को 2 लेयर से बना हुआ मानूं तो टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट लेयर T in centimeter can be calculated from the formula. It is equals to under root bracket start 3pxy upon 2 pi es into delta का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट ई एस अपॉन ई पी की पावर 1/3। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। पी क्या है बेटा? व्हील लोड इन केजी। एक्स क्या है? ट्रैफिक कोफिशिएंट। वाई क्या है? रेनफॉल कोफिशिएंट। ई एस क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड। एस है तो सॉइल सबग्रेड है ई में, अगर एस है तो सॉइल सबग्रेड है, और अगर ई पी है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पी से हो गया पेवमेंट। डेल्टा है डिफ्लेक्शन, डिज़ाइन डिफ्लेक्शन इन सेंटीमीटर, और रेडियस ए क्या है मेरा? रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। अगर पेवमेंट अगर सिंगल लेयर हो यानी केवल सॉइल सबग्रेड की हो या केवल पेवमेंट हो तो ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि केवल एक ही है, या तो सॉइल सबग्रेड है या पी है, तो इनमें से एक वैल्यू हट जाएगी तो ये पूरा का पूरा फैक्टर हट जाएगा। तो फॉर सिंगल लेयर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 3pxy अपॉन 2 पाई ई एस डेल्टा की होल का स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। अब देखिए आप, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 ES अपॉन EP की पावर 1/3। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर पेवमेंट में ही 2 लेयर हों तो हम लोग लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू EP2 अपॉन EP1 की पावर 1/3, क्योंकि T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EP। देख लो आप, T इन फर्स्ट फॉर्मूला इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EP की पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू EP2 अपॉन EP1 की पावर 1/3। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, बोल रहा है डिज़ाइन अ पेवमेंट सेक्शन बाय अ ट्राई एक्सियल मेथड। गिवन क्या क्या है? व्हील लोड P की वैल्यू गिवन है, स्मॉल a की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 1.6, y की वैल्यू गिवन है 0.7, डेल्टा की वैल्यू गिवन है 0.25, और बोल रहा है कि पेवमेंट में 2 लेयर हैं। एक लेयर है विटुमिन की जिसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है बेस कोर्स जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे E1 कितना है? 1200। E2 कितना है? 360। और T1 की वैल्यू कितनी है बेटा? T1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। T2 आराम से निकाल लोगे आप। पहले हम क्या करते हैं? टोटल थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। टोटल थिकनेस के लिए फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट 3pxy अपॉन 2 पाई ई एस इंटू डेल्टा माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई एस अपॉन ई पी की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे एस क्या था? सॉइल सबग्रेड। पी क्या था? पेवमेंट। पहले मैं यहाँ पे पेवमेंट की थिकनेस फाइंड कर लेता हूँ। टोटल पेवमेंट की थिकनेस आ रही है मेरी, जब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ तो मेरी पेवमेंट की थिकनेस आ रही है बेटा 48.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस 48.3 सेंटीमीटर, अब देखिए अगर ये पूरा का पूरा बेस कोर्स हो, क्योंकि ये तो मैंने बेस कोर्स का निकाल लिया है, बट ऊपर 6 सेंटीमीटर का क्या है? विटुमिनस लेयर है। अब देखिए आपको पता है, मैंने ही बताया था T1 अपॉन T2 बराबर क्या होता है? E2 अपॉन E1 की पावर 1/3। अब देखिए E1 1200 था, E2 था 360, और T1 की वैल्यू कितनी थी? 6। तो यहाँ से T2 आराम से निकाल लोगे आप। यानी अगर मैं इस विटुमिनस लेयर जो कि 6 सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं बेस कोर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये 6 सेंटीमीटर की थिकनेस 8.96 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ अगर बिटुमिनस लेयर मेरी 6 सेंटीमीटर की है, तो अगर बिटुमिनस लेयर हटा के मैं इसकी जगह बेस सब बेस की ही लेयर बिछाऊँ तो क्या होगी बेटा, वो होगी 8.96। तो मेरा बेस कोर्स कितना बचा, 48.3 माइनस 8.96। तो यानी ये तो हो गई एक्चुअल थिकनेस ऑफ बेस कोर्स, और एक्चुअल थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कितनी थी, 6। तो टोटल पेवमेंट लेयर कितनी हो गई बेटा, 39.34 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 45.34 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है बर्मिस्टर इलास्टिक थ्योरी मेथड। देखिए इस मेथड में डिफरेंट लेयर शो की गई हैं। सबसे नीचे सब ग्रेड, उसके नीचे सब बेस, उसके नीचे बेस कोर्स और उसके ऊपर सब बेस कोर्स, सॉरी सरफेस कोर्स। और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लोग लेयर में नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ होगी, टॉप लेयर पे। सबसे कम स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ होगी, सॉइल सब ग्रेड पे। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा। और मुझे पता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे थी, टॉप लेयर में। तो सबसे ज़्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ होगी, टॉप लेयर पे। तो ई ऑफ सरफेस लेयर इज़ ग्रेटर देन ई ऑफ बेस कोर्स, ई इज़ ग्रेटर देन ई ऑफ सब बेस एंड ई एंड ग्रेटर देन ई ऑफ सब ग्रेड। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब आप देखिए, सपोज़ कीजिए ये कोई व्हील है और व्हील के कांटेक्ट में एरिया है कोई सर्कुलर जिसकी रेडियस है स्मॉल ए। सही है, स्मॉल ए रेडियस का कोई कांटेक्ट एरिया है। अब देखिए मैंने एक वर्टिकल एक्सिस ली है, एक तरफ केवल सॉइल सब ग्रेड है, एक तरफ मैंने पेवमेंट ऊपर बिछाया है और नीचे सब ग्रेड बिछाई है। क्या बोल रहा है पहले देखिए एक बार इस फिगर में कि एक तरफ मैंने पेवमेंट नहीं बिछाया, केवल मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट क्या हो रहा है, रोड चल रही है। और एक तरफ मैंने मिट्टी के ऊपर मैंने पेवमेंट की लेयर बिछाई है। तो इसमें आप देखिए कि स्ट्रेस की वैल्यू, ये जो मैंने लाइनों से शो की है, कर्व्ड लाइनों से शो की है, इसमें आप देखिए स्ट्रेस की वैल्यू पेवमेंट जहाँ पे है उसमें सारी की सारी स्ट्रेस की वैल्यूज़ पेवमेंट वाले लेयर में ही आ गई। और सॉइल सबग्रेड पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी कम आ रही है। बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जहाँ पे सॉइल सबग्रेड है केवल पूरा का पूरा, तो वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू सॉइल सबग्रेड तक आ रही है, नीचे तक, यानी नीचे की लेयर तक भी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेवमेंट है, एक ही है, केवल मिट्टी है लेफ्ट हैंड साइड पे। दूसरी साइड पे एक तरफ सॉइल सबग्रेड है, मिट्टी है और उसके ऊपर क्या है, पेवमेंट है। तो यहाँ से बर्मिस्टर ने कुछ चीज़ें निकाली। इन्होंने कहा कि अगर आप सॉइल सबग्रेड के ऊपर पेवमेंट बिछाओगे तो पेवमेंट के अंदर ही बहुत सारी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेवमेंट का रेशियो 1/10 हो, और जो हाइट है मेरी वो अगर हाइट h, स्मॉल h की वैल्यू स्मॉल a के बराबर हो, सही है, और ES अपॉन EP की वैल्यू 1/10 हो, तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाती है विद इन द पेवमेंट लेयर बाई 30 to 70% रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर मैं पेवमेंट की लेयर्स प्रोवाइड करूँगा तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएंगी, और अगर मैं पेवमेंट नहीं प्रोवाइड करूँगा तो स्ट्रेस नीचे तक पहुँचेगी और क्या होगी, स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ES अपॉन EP एंड स्मॉल h अपॉन a, स्मॉल h क्या था बेटा, हाइट बिलो टॉप सरफेस, और a क्या था, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। अगर ES और EP और h अपॉन a के हिसाब से बर्मिस्टर ने एक कर्व ड्रॉ किया जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे एक फैक्टर लिया गया है, डिफ्लेक्शन फैक्टर, जिसको F2 बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे h अपॉन a लिया गया है, और ग्राफ में डिफरेंट ES अपॉन EP के लिए डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ किए गए हैं। तो जैसे ES अपॉन EP के लिए अलग कर्व है जिसकी वैल्यू 1/2 है, अगर ES अपॉन EP की वैल्यू 1/10 है उसके लिए अलग कर्व है, ES अपॉन EP की वैल्यू 1/100 है उसके लिए अलग कर्व है। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यू ऑफ ES अपॉन EP एंड H अपॉन A एक डिफ्लेक्शन फैक्टर मिलेगा जिसको बोला है हमने F2। अब बर्मिस्टर ने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अगर उनने फ्लेक्सिबल प्लेट यूज़ करी है तो अलग फॉर्मूला है, और अगर रिजिड प्लेट यूज़ करी है तो अलग फॉर्मूला है। और ये डिफ्लेक्शन निकाले कैसे हैं,
बेटा ये जो आपको कॉन्टैक्ट एरिया दिख रहा है ना, ये सपोज कर लो एक प्लेट है, तो प्लेट का कॉन्टैक्ट, प्लेट क्या है, प्लेट की जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, आप सपोज कर लो। तो उस प्लेट के लिए इन्होंने कुछ कि कितना प्लेट, अगर फ्लेक्सिबल प्लेट है तो फॉर्मूला कितना है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1.5 पी ए अपॉन ई एस इंटू F2। अगर रिजिड प्लेट है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है 1.18 पी ए अपॉन ई एस इंटू F2। और अगर ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू 1 हो तो F2 की वैल्यू 1 होती है। क्यों होगी 1? क्योंकि स्मॉल h की वैल्यू 0 ली गई है, यानी थिकनेस ऑफ पेवमेंट है ही नहीं, पूरा का पूरा सॉइल सबग्रेड है। अगर थिकनेस ऑफ पेवमेंट है ही नहीं यानी स्मॉल h की वैल्यू 0 है, तो उस केस में h अपॉन ए की वैल्यू भी 0 होगी, और h अपॉन ए की वैल्यू 0 होगी तो F2 की वैल्यू देख लो क्या है, 1 है। तो उस केस में F2 की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला हो जाएगा। फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए हो जाएगा बेटा 1.5 पी ए अपॉन ई एस, और रिजिड प्लेट के लिए हो जाएगा 1.18 पी ए अपॉन ई एस। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो अलग अलग हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट के पॉइंट है कि जब व्हील लोड टेस्ट करा जाता है ओवर पेवमेंट देन फ्लेक्सिबल फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज। क्या बोल रहा है, जब व्हील लोड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ओवर पेवमेंट तो हम फ्लेक्सिबल फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है पेवमेंट लेयर पे तो रिजिड प्लेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी ध्यान रखो, अगर व्हील लोड टेस्ट कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल प्लेट यूज़ करेंगे, और अगर प्लेट लोड टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग रिजिड प्लेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करें, वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इसी पे बेस्ड है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। केवल फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़, आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा।